किसी को समझना है या किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो उसने जो है वो साथ साथ अनम्यूट करके मुझे बता देना है। या अगर आपने जो है वो रिपीट करवाना हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने जो है वो लास्ट में मुझे बता देना है। अच्छा, आज हम चलते हैं। आप जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस, और इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसमें सारी क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो आपने साथ साथ इसके जो है वो नोट्स बनाते जाना है ताकि आपको बाद में याद करना जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, तो अब आते हैं आपके कौन से आपके एक तरह से जो आपका टॉपिक होगा आपकी न्यूरो के अंदर जो फिजियो में दिया हुआ है उसमें है आपके एक तरह से हाइपोथैलेमस। कौन सा टॉपिक है आपका? एक तरह से हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले तो आपको पता है कि जैसे ही हमने जो है वो तकरीबन दूसरा मतलब कि हमारा लेक्चर था, और दूसरे लेक्चर में पहला लेक्चर था आई थिंक, तो पहले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था कि यार आपका जो है वो ब्रेन कैसे बनता है। ठीक है, हमने आपकी ब्रेन को डिटेल से डिस्कस किया था कि आपका जो ब्रेन है वो कैसे बनता है। हमने ब्रेन वेजिकल्स को डिस्कस किया था। फिर उसमें एक वेजिकल होती थी जिसको हम फर्स्ट वेजिकल कहते थे, और फर्स्ट वेजिकल से क्या होता था, आपका जो है वो प्रोजनसेफलॉन होता था। फिर प्रोजनसेफलॉन को हम जो है वो फोर ब्रेन कह रहे होते थे। और उसके अलावा जो जैसे ही आपका फोर ब्रेन जो होता है उसके आगे दो मजीद जो हैं आपकी एक तरह से आउट ग्रोथ लाइक वेंट्रिकल्स निकलती थी। एक को हम कहते थे आपका एक तरह से टीलन और दूसरे को हम क्या कहते थे, दूसरे को हम कहते थे आपका एक तरह से प्रोजेंसेफलोन। ठीक है, सॉरी, आपका टीलन और दूसरे को हम कहते थे आपका डायनसेफलोन। ऐसे ही है ना, एक को हम क्या कहते थे आपका डायनसेफलोन, और नीचे और दूसरे को हम कहते थे आपका एक टीलन। और जो नीचे था आपका डायनसेफलोन, उस डायनसेफलोन में आपको पता है कि एक जो है वो आपका हाइपोथैलेमस भी होता था। आपका थैलामस होता था, फिर आपका क्या होता था, आपका हाइपोथैलेमस, आपका सब थैलेमस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि यार ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ये अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पे होता है, तो आपने मेनली तो आपको क्या किस में बताना है, आपने कहना है ये आपके फोर ब्रेन में होता है। ठीक है, आपके फोर ब्रेन में होता है, आपके प्रोजेंसेफलोन में होता है। अगर वो मजीद आपसे जो है वो थोड़ी सी डेप्थ में पूछ ले, ठीक है, उसकी जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछ ले, तो वो आपने बताना है कि आपके डायनसेफलोन में होता है। ठीक है, तो अब आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। आपने कहना है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपने कहना है कि इट इज प्रेजेंट इन फोर ब्रेन। ठीक है, जो आपका फोर ब्रेन होता है जिसको हम प्रोजेंसेफलोन कहते हैं उसमें ये आपका प्रेजेंट होता है। ये पहली लाइन आपने लिखनी है। फिर जो होता है ना, आपने इसके अलावा और जो चीज लिखनी है कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये क्या कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने जो दूसरी लाइन इसके बारे में लिखनी है, तो आपने कहना है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, आपके फंक्शंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है, वो आपका हाइपोथैलेमस भी होता है। और आपको पता है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, मैंने कहा था कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये आपका मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। यानी कि ये तकरीबन जितने भी आपकी बॉडी के हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं और वो हार्मोन आपकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसका जो साइज होता है वो तकरीबन एक मटर का जो दाना होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, इसका साइज होता है वो पी साइज होता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है अल्लाह ताला की कुदरत है कि एक छोटा सा जो है वो ग्लैंड है वो पूरी आपकी पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो फिर आपने कहना है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड तो है वो आपके एक तरह से हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, लेकिन उस पिट्यूटरी ग्लैंड को मजीद कौन कंट्रोल कर रहा होता है, उसको कौन स्टिमुलस दे रहा होता है। ठीक है, तो आपने कहना हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो होता है वो कैसे आपका जनाब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल कर होता है, आपने कहना कि इट कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे? बाय रिलीजिंग फैक्टर। कौन से? मतलब कि ये कुछ फैक्टर रिलीज करता है, और उन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, उन फैक्टर को हम कहते हैं जनाब आपके रिलीजिंग फैक्टर्स। ठीक है, उन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, आपके रिलीजिंग फैक्टर। आपने देखा होगा कि जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं ना, तो उनके जो जितने भी एक तरह से अगर थायराइड हार्मोन रिलीज होना है आपके हाइपोथैलेमस से तो वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आता है। अगर गुनेडोट्रोप्स ने रिलीज होना होता है तो आपके गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऊपर से आपके हाइपोथैलेमस से आना होता है। ठीक है, तो वो सारा कहाँ से आ रहा होता है, वो आपके हाइपोथैलेमस से आ रहा होता है। अगर आपकी इसकी समझ नहीं है तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। आपने सिर्फ लिखना है कि ये कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह, बाय रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो आपके रिलीजिंग फैक्टर होते हैं ये रिलीजिंग फैक्टर दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं ये आगे मजीद दो तरह के होते हैं। यानी कि एक आपने कहना है कि आपके स्टिमुलेटरी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। कौन से? आपके एक तरह से स्टिमुलेटरी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, और एक होते हैं आपकी इनहिबिटरी। ठीक है, एक आपने कहना इनहिबिटरी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं, इनहिबिटरी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं।
यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर आएंगे जो क्या करेंगे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होंगे उनको स्टिमुलेट करेंगे, उनको रिलीज करवाएंगे। और कुछ ऐसे फैक्टर ऊपर से आएंगे आपके हाइपोथैलेमस से, जो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनको जो है इनहिबिट कर देंगे, उनकी जनाब उनको जो है एक तरह से रिलीज नहीं होने देंगे। क्या मतलब इसका, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ पे आपका एक तरह से क्या है, आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस में हमने देखा था कि आपके हाइपोथैलेमस के करीब एक एरिया होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनम वस्कुलोसम लैमिना टर्मिनालिस, OVLT, जहाँ पे आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने कहना कि ये आपका हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस के नीचे आपका क्या होता है, आपके बाई लोब, यानी कि आपका बाई लोब पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मतलब आपके लोब होते हैं, एक को कहते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, एक को हम कहते हैं आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ऐसे ही है ना। फिर क्या होता है कि जो आपका लाइक हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस में बहुत से न्यूक्लियस होते हैं, बहुत से एरिया होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपके क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जी आपका एक न्यूक्लियस है या आपके एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया ने क्या करना है, इस एरिया ने जनाब आपकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से एक हार्मोन रिलीज करवाना है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आपने सुना होगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके एक तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन होते हैं, ऐसे ही है ना। अब अगर आपके जनाब बॉडी के अंदर FSH और LH की नीड है, आपकी बॉडी के अंदर FSH और LH की जरूरत है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जनाब आपका जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, वो अपने इस एरिया से क्या करवाएगा, गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करवाएगा, ठीक है। क्या करेगा, आपके गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, हार्मोन लिख लें या आपके रिलीजिंग फैक्टर लिख लें, ठीक है, वो रिलीज करवाएगा। वो क्या करेगा, गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो होगा ये आपका स्टिमुलेटरी होगा, ये क्या करेगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा गुनेडोट्रोप्स, यानी जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं गुनेडोट्रोप्स, उनको स्टिमुलेट करवाएगा। और वहां से आपके FSH और LH की जनाब रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कहना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है FSH और LH की जो है वो मिकदार बहुत ज्यादा है, FSH और LH बहुत ज्यादा है, तो आपके हाइपोथैलेमस से क्या होगा, आपके हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपके गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और रिलीज करेगा, लेकिन वो कौन से होंगे, वो इनहिबिटरी होंगे, ठीक है। वो मतलब कि पहले जो थे वो आपका स्टिमुलेटरी फैक्टर आया था, अब वो क्या करेगा, आपका इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज करेगा। जब वो आपके गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटरी जो है वो फैक्टर आएगा, ये आपके इनहिबिटरी फैक्टर होगा, वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा और आपके गुनेडोट्रोप्स को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब इसको इनहिबिट करेगा तो अब आपके FSH और LH जो है वो रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। ये आपने कहना है। फिर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें क्या होता है कि आपका जो है वो ग्रोथ हार्मोन ने रिलीज होना होता है, किसने, आपके ग्रोथ हार्मोन ने, ऐसे ही है ना। अगर आपकी बॉडी के अंदर अब ग्रोथ हार्मोन की जनाब नीड है, अब आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, तो फिर क्या होगा, आपका जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या होगा कि आपका एक तरह से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होगा। क्या होगा, आपकी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो रिलीज होगा, जो एक तरह से स्टिमुलेटरी होगा। वो क्या करेगा, आपके इंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और आपके वहां पे जो आपके सेल पड़े होते हैं, ठीक है, तो उन सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, वो आगे से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर देंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसी आपके हाइपोथैलेमस से क्या होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर आएगा, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर आएगा। वो क्या करेगा, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से जो आपका ग्रोथ हार्मोन की रिलीज होना होता है उसको इनहिबिट कर देगा और आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो बनना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपकी बॉडी के फंक्शन को जनाब कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह आपने समझना है कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल कर होता है बाय रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो रिलीजिंग फैक्टर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, स्टिमुलेटरी रिलीजिंग फैक्टर भी हो सकते हैं और आपके इनहिबिटरी रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। अगर आपके हाइपोथैलेमस से आपका स्टिमुलेटरी रिलीजिंग फैक्टर आ गया तो उसने आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है हार्मोन को सक्रीट करवाना है। अगर इनहिबिटरी रिलीजिंग फैक्टर आ गया तो उसने आपकी बॉडी से, सॉरी, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करना है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके हार्मोन की सक्रीशन को क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक है। तो ये आपने इसकी जो है वो स्टार्टिंग में लिखना है कि इसका क्या सीन होता है। अब इसके जनाब हम आते हैं जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, ठीक है, इस हाइपोथैलेमस को जनाब हम देख लेते हैं कि इसके और कौन से फंक्शंस होते हैं। अब जो आपने हेडिंग देनी है वो देनी है आपके फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है।
अब आपकी मतलब कि कौन सी आपके हाइपोथैलेमस का पोर्शन डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। अब फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो होते हैं, इसको हम जनाब यहाँ पे जो है वो इकट्ठा करके लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जनाब हम जो है इसके बाद जो है उसकी सारे एरिया को डिस्कस करेंगे। आपके हाइपोथैलेमस के जितने भी एरिया होते हैं, जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फिर ये जितने भी मैं फंक्शन लिखूंगा वहां पे डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तरह से थर्स्ट सेंटर होता है। क्या होता है, आपका थर्स्ट सेंटर होता है, ठीक है। मतलब कि जब आपको प्यास लगती है, ठीक है, आप पानी जो है वो पीना स्टार्ट करते हो, या आपको एक तरह से प्यास की जो स्टिमुलस आती है कि अब आपने जनाब आपको जो है अपनी बॉडी को वाटर की जरूरत है, पानी की जरूरत है, ठीक है। तो वो आपकी स्टिमुलस कहाँ से आती है, वो आपके हाइपोथैलेमस से आती है। और जब आपका हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है, तो आपका जो थर्ड सेंटर है वो भी डैमेज हो जाता है। जब थर्ड सेंटर ही डैमेज हो जाता है, तो आपको प्यास वगैरह की कोई भी वो स्टिमुलस नहीं आती। तो आपको ये सारी चीजें लाइक आपको जो है वो ऐसी फीलिंग ही नहीं आती कि मुझे जो है प्यास लगी हुई है नहीं लगी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो पहला आपने कहना है कि ये थर्ड सेंटर होता है, ये थर्स्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा आपने कहना है कि ये क्या करता है, ये आपके एक तरह से एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो फाइसिस के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। एडिनो हाइपोफाइसिस का जो दूसरा नाम होता है, आपको पता है कि आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के फंक्शन को रेगुलेट करना, ये भी किसका काम है, ये भी आपके हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। फिर आपने कहना कि ये क्या करता है, ये आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस है उसके फंक्शंस को कंट्रोल करना, ये भी आपके हाइपोथैलेमस का काम है। और आपकी न्यूरो हाइपोफाइसिस का जो दूसरा नाम है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो आपका लोब होता है इसको पोस्टीरियर कहते हैं, ये जो लोब होता है इसको हम एंटीरियर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको देखना है कि आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस के फंक्शंस को कंट्रोल करना। और आपको पता है कि आपके दो हार्मोन जो होते हैं वो ऊपर से आते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो हम देखते हैं। फिर आपने कहना है कि जो आपकी हंगर रेगुलेशन होती है, क्या होता है आपकी एक तरह से हंगर रेगुलेशन होती है, ठीक है। मतलब कि आप जब जो है वो 5-6 घंटे से नहीं खाते हो, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और आपको जो भूख की एक स्टिमुलस आती है, जो भूख की एक तरह से आपको मतलब कि अर्ज जो होती है, एक फीलिंग आती है, वो कौन करवाता है, वो आपका एक तरह से हाइपोथैलेमस करवा रहा होता है। कि वो कहता है कि यार आपका जो है वो पेट जो उसमें खाने वगैरह कुछ नहीं है, खाना खत्म हो गया, तो आप जो है वो खाना स्टार्ट करो। तो वो जो आपकी लाइक सारी सेंसेशन आती है वो आपकी कौन कर रहा होता है, वो आपका हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। और जिन लोगों में आपका जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो सही तरह नहीं बनता, तो उनमें हंगर की रेगुलेशन सही तरह नहीं होती, उनकी भूख वगैरह सही तरह नहीं होती, तो वो काफी वीक हो जाते हैं, जो हम आगे पढ़ते हैं। फिर आपने कहना है कि इसका जो और काम होता है वो कौन सा होता है, वो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को कंट्रोल करना। किसके, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब आपको पता है कि जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये आपका सिंपैथेटिक होता है और आपका पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो आपके लाइक अभी हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फंक्शंस हैं उनको जो कंट्रोल करने का काम है वो भी आपके हाइपोथैलेमस का काम है। फिर आपको पता है कि जो आपका टेम्परेचर रेगुलेशंस होती है, ठीक है, जो आपको फीवर वगैरह होता है वो भी मतलब कि किस मतलब कि ब्रेन का कौन सा ऐसा फंक्शन, कौन सा ऐसा पार्ट है जब वो स्टिमुलेट होता है, तो आपको एक तरह से मतलब कि वो मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा करवाता है। तो आपको पता है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वो आपकी टेम्परेचर रेगुलेशंस करवाता है, ठीक है। और हमने देखा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो आपके जब भी आपको इन्फ्लेमेशन होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। और आपको जब हाइपोथैलेमस को जनाब जाके स्टिमुलेट करते हैं, तो आपको पता है कि जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो भी आपको टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करवा देते हैं आपके हाइपोथैलेमस का, और आपको फीवर करवाते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन में आपको फीवर भी होता है। तो आपने कहना कि आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन करवाता है, इसको हम इसको थर्मोस्टेट सेंटर भी कहते हैं। थर्मोस्टेट यानी कि थर्मोस्टेट का क्या मतलब होता है, यानी कि जिसने आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मोस्टेट सेंटर। तो ये आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन भी कर रहा होता है। और इस लास्ट पे जो बात है इसके बारे में वो होता है आपका सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। आपका सेक्सुअल अर्ज जो होती है, ठीक है, ये सारी जो फीलिंग होती है ये भी आपके हाइपोथैलेमस से आ रही होती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्योंकि वहां पे आपका एफएसएच और एलएच वगैरह रिलीज होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है अब इसको जब पहला क्या होता है आपके थर्ड सेंटर को रेगुलेट करना, फिर आपके एडिनो हाइपोफाइसिस के फंक्शन को रेगुलेट करना, फिर आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस के फंक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है। फिर आपके जनाब एक तरह से आपके हंगर रेगुलेशंस को कंट्रोल करना, किसके, आपके
एक तरह से हंगर रेगुलेशन करवाना, ठीक है, वो भी आपका हाइपोथैलेमस का काम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और इसके अलावा आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन और आपकी जो सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, इस सब को जो है वो रेगुलेट करवाना। अब इसको जो याद करने का निमोनिक है वो कौन सा है, वो है आपका 10 हेड्स, ठीक है, यानी कि 10 हेड्स, 10 TAN 10 और आपके HATS 10 हेड्स के नाम से आप जो इसको याद कर सकते हो कि थर्ड सेंटर आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, हंगर रेगुलेशन और आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, टेम्परेचर रेगुलेशन और सेक्सुअल अर्ज जो होती है, ये सारी आपकी जो कंडीशंस होती हैं ये कहाँ से होती हैं, ये आपके हाइपोथैलेमस से होती हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है। और यहाँ पे आपको दूसरी बात भी पता है कि ये सारे जो फंक्शंस होते हैं, लाइक एडिनो हाइपोफाइसिस को हमने देख लिया, आपके न्यूरो हाइपोफाइसिस को देख लिया, तो मतलब कि यहाँ पे ये सारी चीजें हैं कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर होता है, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्या मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर होता है। लेकिन आपका जो एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊपर से कौन रेगुलेट कर होता है, मतलब कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मजीद किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब कौन है जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मजीद रेगुलेट कर होता है, वो आपका हाइपोथैलेमस होता है। कौन सा होता है, आपका हाइपोथैलेमस होता है। तो इस वजह से आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसको हम बिग बॉस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका बिग बॉस ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो किस ग्लैंड के हार्मोन के फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड की। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो होता है आपका हाइपोथैलेमस। इस वजह से हम हाइपोथैलेमस को बिग बॉस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, और मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो वो पता चल गया होगा कि जनाब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या इंट्रोडक्शन था, और सॉरी आपका हाइपोथैलेमस का क्या इंट्रोडक्शन वगैरह था, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आपका जो हाइपोथैलेमस होता है, इसके अंदर या कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो जनाब आपके 10 हेड्स के नाम से जो हमने निमोनिक पढ़ा है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपने जो हेडिंग देनी है वो है आपके एरिया एंड न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। कौन सा है, आपके एक तरह से एरियाज एंड न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, कि आपके हाइपोथैलेमस के कौन कौन से एरिया होते हैं, या आपके कौन कौन से जो है वो एक तरह से न्यूक्लियाई होते हैं जो सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो पहला आपने इसमें याद रखना है, जो पहला एरिया जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से लेटरल एरिया भी आप इसको कह सकते हैं, या लेटरल न्यूक्लियस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम जिसको डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से लेटरल न्यूक्लियस या आपका लेटरल एरिया, ठीक है। लेटरल एरिया भी लिख सकते हो आप, या आप जो है ब्रैकेट में इसको लेटरल न्यूक्लियस भी लिख लो, ठीक है। तो आपने कहना कि जो पहला जिस आपके एक तरह से एरिया या न्यूक्लिया या हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे वो होगा आपका लेटरल एरिया या लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब मतलब कि आपका कौन सा, मतलब कि यहाँ पे मैं आपको हाइपोथैलेमस बना के देता हूँ, और हम देखते हैं कि वहां पे कौन से ऐसे हाइपोथैलेमस के जो पार्ट हैं जिनको हम लेटरल न्यूक्लियस कह रहे होते हैं, या लेटरल आपका एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस कह रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपको पता है कि ये क्या है, ये आपका एक तरह से आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है, नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो आपके साइडों पे एरिया होते हैं, ठीक है, जो आपके साइडों पे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ये एरिया होता है, ठीक है, एक ये एरिया होता है और एक ये एरिया होता है, ठीक है। तो ये आपके हाइपोथैलेमस के लेटरल यानी कि साइडों पे हैं, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपके लेटरल एरिया या लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। तो अब इनकी जो है लोकेशन आपको पता चल गया होगा। अब हम आते हैं कि यार ये जो आपके लेटरल एरिया है या लेटरल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस है, इनका काम क्या है, ये मतलब कि आपके हाइपोथैलेमस में ऐसा क्या काम कार्य होते हैं। तो आपने कहना है कि ये जो एरिया होते हैं ये क्या काम करते हैं, इट कंट्रोल्स हंगर, ठीक है। यानी कि अब हमने पहले पढ़ा था ना कि ये आपकी हंगर रेगुलेशन कार होता है। आपको जो है वो जो आपको आपको फीलिंग आ रही होती है भूख वगैरह की, वो कहाँ से से आ रही होती हैं। तो अब हमने मजीद देख लिया कि यार हाइपोथैलेमस से मजीद कौन से एरिया से, तो आपने कहना कि ये जो आपके लेटरल एरिया ऑफ द या लेटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस है, वो आपके कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके हंगर को, ठीक है। मतलब कि ये आपको भूख लगवा रहे होते हैं, ठीक है, ये आपने कहना है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अगर ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो आपके लेटरल एरिया होते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए, किसी भी वजह से बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए, वो क्यों स्टिमुलेट होते हैं, मतलब कौन सा ऐसा केमिकल होता है जो स्टिमुलेट
स्टिमुलेट करते हैं उसको हम अभी पढ़ते हैं। अभी आपने सिर्फ ये गौर करना है कि जब आपके ये लेटरल एरिया बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए, जब ये बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो अब आपको क्या होगा, आप जब बहुत ज्यादा खाओगे, जब आप बहुत ज्यादा खाओगे तो आपको क्या हो जाएगी, आप ओबेसिटी वगैरह, आपको मोटापा वगैरह हो जाएगा। ठीक है, एक आपने ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि ये एरिया जब बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो आप ज्यादा जनाब खाओगे, और जब आप ज्यादा खाओगे तो आप ओबीज वगैरह हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपने कहना है। अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि किसी भी वजह से आपके ये जो लेटरल एरिया होते हैं ये डैमेज हो जाते हैं, क्या होते हैं आपके ये जो लेटरल डैमेज टू दीज एरिया। ठीक है, अगर ये जो एरिया होते हैं ये किसी भी वजह से डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है, डैमेज टू दिस एरिया लीड्स टू, यानी कि अगर ये दोनों आपकी एरिया डैमेज हो जाए तो फिर आपको क्या होगा, तो आपने कहना है कि अगर ये एरिया डैमेज हो जाएंगे तो अब आपको जो है भूख वगैरह नहीं लगेगी, क्योंकि आपका वो एक जो आपका एरिया है, जो आपका सेंटर है, वो मतलब कि प्रॉपर जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई है, वो मतलब कि प्रॉपर खराब हो गया, वो सही तरह काम नहीं कर रहा, तो अब आपको भूख वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, तो फिर आपने कहना है कि अगर ये एरिया डैमेज हो जाए किसी भी वजह से तो आपको क्या फीलिंग आएगी, आपको एनोरेक्सिया होगा। ठीक है, क्या होगा, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है कि यानी कि आपको इसका क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द एपिटाइट। क्या होता है, आप एक तरह से एब्सोल्यूट लॉस ऑफ द एपिटाइट, यानी कि आप जो है वो भूख वगैरह आपको खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि आपको भूख वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये आपने कहना है कि जो आपको एनोरेक्सिया होता है इसका मतलब ये होता है कि आपको भूख वगैरह जो है वो लगना खत्म हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अगर इस एरिया को डैमेज हो जाए। फिर आपने कहना है कि लॉस ऑफ एपिटाइट। ठीक है, मतलब कि इसका दूसरा जो आपने लिखना है वो होगा आपका लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी कि आपको भूख वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है, फिर आपने इसका जो तीसरा फंक्शन लिखना है कि अगर जो है वो आपको एपिटाइट वगैरह नहीं होगी, आपको भूख वगैरह नहीं लगेगी तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात बात है कि आपको क्या हो जाएगा, ये आपको वेट लॉस वगैरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इसमें देखना है। अब ये जो सारी सिम्टम्स हो रही होती है ना, पहली तीसरी, अगर ये आपके क्या हो जाए, आपका जो अडल्ट होता है, ठीक है, जो अडल्ट होता है ना, अगर उसके अंदर ये आपका जो मतलब कि सही डैमेज हो जाए, ये जो एरिया है अगर अडल्ट के अंदर डैमेज हो जाए तो फिर आपको ये सारी साइंस और सिम्टम्स आएंगी। ठीक है, लेकिन अगर यही जो आपका लेटरल एरिया होता है ये अगर मतलब कॉन्जेनिटली यानी कि बाय बर्थ ही आपका जो बेबी होता है उसके अंदर ही अब्सेंट हो, वो मतलब कि उसके अंदर अब्सेंट हो, या ये जो एरिया होता है ये सही तरह ना बने, तो उसके लिए हम एक मजीद टर्म यूज करते हैं। वो टर्म जो होती है उसको हम कहते हैं आपका फेलियर टू थ्राइव। ठीक है, जो बच्चे के लिए हम टर्म यूज करते हैं इन्फेंट के लिए। ठीक है, अपने लिखने इन्फेंट के लिए अगर मतलब जो टर्म यूज करते हैं वो होता है आपका फेलियर टू थ्राइव, यानी कि ये जो आपका होता है बेबी, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका फेलियर टू थ्राइव होगा। फेलियर टू थ्राइव का क्या मतलब, यानी कि इसके जो पेरेंट्स होंगे ना वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये जो हमारा बच्चा है ना इसको हम खाने के लिए तो बहुत ज्यादा देते हैं, ठीक है, खाने के लिए तो हम इसको बहुत ज्यादा देते हैं और इसको ये बहुत ज्यादा मतलब खाता भी है, लेकिन जनाब इसमें क्या होता है कि इसका जो वेट होता है ना वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ने के बजाय, वेट जो है वो ज्यादा होने के बजाय वो कम हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं फेलियर टू थराइव, यानी कि दिन ब दिन जो वेट है वो कम हो जाना, उसको हम कहते हैं फेलियर टू थराइव। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं, दो इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, उस एक को हम कहते हैं ग्रेलिन और एक को हम कहते हैं आपकी लेप्टन। क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं आपकी क्या कहते हैं, आपका ग्रेलिन कहते हैं, ग्रेलिन। ग्रेलिन हार्मोन जो होता है, ये जो ग्रेलिन केमिकल होता है ना, ये क्या करता है, ये ग्रेलिन आपका इस एरिया को स्टिमुलेट करता है, ये जो आपके लेटरल एरिया होते हैं इनको स्टिमुलेट करता है। और जब स्टिमुलेट करता है आपके लेटरल एरिया को तो उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करवा देता है, ये इंक्रीज करवा देता है आपके हंगर को। आपको पता है ना कि जो आपका ग्रेलिन होता है ये आपकी हंगर को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं, जो जिमर हजरात होते हैं, वो आपका जो है वो ले रहे होते हैं, आपके कुछ प्रोटीन्स वगैरह ले रहे होते हैं, आपको वो मिलता है, आपको एक डिब्बा मिलता है, फीस्ट मूड के नाम से आता है, जो वेट गेनर होता है, वो वेट गेनर यानी कि जो फीस्ट मूड के नाम से आता है, उसमें भी आपका कुछ मतलब कि वो आपकी टैबलेट्स होती हैं, और वो जो टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर आपकी ग्रेलिन हार्मोन होता है। जो ग्रेलिन हार्मोन होता है ना, ये क्या करवाता है, ये आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा भूख लगवाता है, और आपकी जितनी भी डाइजेशन होती है और आपकी एब्जॉर्प्शन वगैरह जो होती है आपकी फूड की, उसको इंक्रीज कर देता है। और जब वो आपकी एक तरह से ज्यादा से ज्यादा भूख लगवाएगा, ऊपर से आपको एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करवा देगा, तो इस वजह से आप ज्यादा से ज्यादा खाते हो और आपका जो वेट होता है वो गेन हो जाता है। फीस्ट मूड के इस नाम से आता है, जो वेट गेनर होते हैं, जो जिमर वगैरह यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा, मतलब आप यूज करते, अगर आप में से कोई यूज करता है तो इसमें आपने कहना है कि ये आपका ग्रेलिन होता है, ये ग्रेलिन जो होता है ये आपके क्या करता है,
ये आपके इस एरिया को स्टिमुलेट करता है और उसमें आपको हंगर वगैरह यानी कि जो आपकी एपिटाइट होती है, भूख होती है, वो इंक्रीज कर देता है और आपको मोटा करवा देता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारे पास होता है आपका लेप्टिन। कौन सा? आपका लेप्टिन हार्मोन होता है। ये जो लेप्टिन होता है ये क्या करता है? ये जनाब इनहिबिट करता है, ठीक है। ये जो लेप्टिन होता है ये इस एरिया को लेप्टिन इनहिबिट दिस एरिया, यानी कि ये जो लेटरल एरिया होता है, ये जो हंगर एरिया है, इसको इनहिबिट करता है। और जब इसको इनहिबिट करता है तो ये डिक्रीज कर देता है आपकी एपीटाइट को, ठीक है। आपकी जो एपीटाइट होती है उसको कम कर देता है और क्या करवाता है? और आपका वेट लॉस, ठीक है। और फिर उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? आपका वेट लॉस हो जाता है। अक्सर लोग जो होते हैं ना, जो ओबीज होते हैं, ठीक है, वो अक्सर क्या करते हैं? अपने वेट को लॉस करने के लिए आपका क्या करते हैं? लेप्टिन वगैरह जो होते हैं वो ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये आपके जो अक्सर जो वेट लॉस करने के लिए जो होते हैं ना, अक्सर लेप्टिन वगैरह भी ले रहे होते हैं, ठीक है। लेप्टिन क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि जो लेप्टिन होता है ना वो क्या करवाता है? वो आपके लेटरल एरिया को जाके इनहिबिट करता है। जब उस लेटरल एरिया को जाके इनहिबिट करेगा, ठीक है, तो आपको मतलब कि जो हंगर की स्टिमुलेशन, जो हंगर की एक तरह से जो आपकी फीलिंग है, स्टिमुलेशन है, वो सही तरह नहीं आएगी। आपको एपिटाइट वगैरह खत्म हो जाएगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है कि लेटरल एरिया का क्या मतलब है, ठीक है। यानी कि आपने मतलब कि लेटरल एरिया जो होता है ये हंगर को कंट्रोल करते हैं। मतलब जब इनकी ओवर स्टिमुलेशन हो जाए तो आपके जो है ना, इसमें आपको हंगर ज्यादा से ज्यादा लगेगी, आपको ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अगर मतलब कि इसमें जनाब अगर ये एरिया डैमेज हो जाए तो आपको आपको जो हंगर वगैरह नहीं लगेगी, आपको एनोरेक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस हो जाएगा। इन्फेंट की बात करें, बच्चे की बात करें, तो आपको फेलियर टू थराइव हो जाएगा, ठीक है। और मतलब कि आपके ग्रेलिन जो होता है ये इसको स्टिमुलेट करता है। जो फीस्ट मोड के नाम से आप टेबलेट्स वगैरह यूज करते हैं उनमें होता है, ठीक है, जो वेट गेनर वगैरह यूज करते हैं। और जो लेप्टिन होता है, लेप्टिन इस एरिया को क्या करता है? एक तरह से इनहिबिट करता है और वेट लॉस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपके इसके बारे में कि आपका लेटरल एरिया का क्या मतलब होता है। अब हम जो दूसरे एरिया के पास आते हैं, ठीक है। जो दूसरे एरिया जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा आपका एक तरह से आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, या आपका वेंट्रोमीडियल आपका न्यूक्लियस या वेंट्रोमीडियल एरिया, ठीक है। जो दूसरा आपका हाइपोथैलेमस का पार्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा? वो होगा आपका एक तरह से वेंट्रो, ठीक है। क्या होगा? आपका वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस या वेंट्रोमीडियल एरिया, ठीक है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस या वेंट्रोमीडियल एरिया। देखो वेंट्रो का क्या मतलब होता है? वेंट्रो वर्ड निकला है आपके वेंट्रल से, ठीक है। और वेंट्रल का क्या मतलब होता है? एंटीरियर। एक होता है डोर्सल होता है जो पोस्टीरियर होता है, और एक वेंट्रल होता है, और वेंट्रल का क्या मतलब होता है? एंटीरियर। और मीडियल का क्या मतलब होता है? यानी कि मिड में, ठीक है, मिड में ये एरिया होगा। क्या मतलब? यानी कि वेंट्रोमीडियल का फॉर एग्जाम्पल में ये क्या है? ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। आपका जो लाइक ये आपका हाइपोथैलेमस है, इसका एक एंटीरियर, एक आगे वाला जो आप सामने देख रहे हो इसको एंटीरियर हाइपोथैलेमस कहते हैं। एक आपका पीछे जो होता है जिसको आप अब नहीं देख रहे उसको हम पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो आपका ये आपका सामने से दो जो आप सामने से देख रहे हो अपने अपने हाइपोथैलेमस को, इसका ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस, यानी कि ये वेंट्रल एरिया, यानी कि वेंट्रल पोर्शन है किसका? आपके हाइपोथैलेमस का। और इसके यहाँ पे मिड में आपकी जो मीडियल, इसके मिड में क्या होगा? मिड में ये आपका क्या होगा? वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होगा। ये आप किसको कहते हैं? वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, जो आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमस के मिड में होता है, ठीक है। तो ये आपने इसमें याद रखना है। इसको हम प्यार से VMA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका VMA, यानी कि वेंट्रोमीडियल एरिया या वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, ठीक है। VMA से नाम से आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आपका VMA जो होता है वो कहाँ पे होता है। अब हम आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर कि आपको वेंट्रोमीडियल जो एरिया होता है ये मतलब कि इसका क्या क्या फंक्शन आता है। आपने याद रखना है कि ये जो आपका हाइपोथैलेमस का ये जो एरिया होता है ये अपोजिट होता है। जो हमने पहला एरिया पढ़ा वेंट्रल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस जो पढ़ा उसका ये अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है? ये होता है आपका स्टाइटी सेंटर, ठीक है। क्या होता है? आपके तरफ से स्टाइटी, ठीक है, स्टाइटी सेंटर होता है, ठीक है। आपका एक तरह स्टाइटी सेंटर होता है। और स्टाइटी सेंटर का क्या मतलब होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। स्टाइटी सेंटर, स्टाइटी सेंटर यानी कि स्टाइटी का क्या मतलब होता है? स्टाइटी का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ फुलनेस। क्या होता है? आपका सेंसेशन ऑफ फुलनेस, यानी कि जब आप खाना वगैरह अच्छी तरह खा लेते हो, ठीक है, जब आप खाना वगैरह जनाब आप
जो है वो 2-3 रोटियां जो है वो आसानी से खा लेते हो, तो उसके बाद एक आपको फीलिंग आती है कि यार अब मेरा जो पेट है वो फुल हो चुका है, ऐसे ही है ना। अब आपका जो पेट होता है वो आपके एक तरह से फुल हो चुका होता है, और मतलब कि आपको एक फीलिंग आती है कि जनाब अब मैंने जो है वो खाना स्टार्ट, जो खाना है वो मतलब कि खाना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो होती है आपकी स्टाइटी, उसको हम कहते हैं एक स्टाइटी की फीलिंग आती है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि बिल्कुल ही मतलब कि बेशरम होते हैं, जिनमें ये वाला जो सेंटर होता है ये बिल्कुल काम ही नहीं करता, ठीक है। ये काम नहीं करता, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि वो बिल्कुल खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, चाहे उनको वॉमिटिंग वगैरह हो जाए, लेकिन वो बिल्कुल खाते ही रहते हैं। उनमें ये जो मतलब कि किसी मतलब कि आप समझ सकते हो कि उनमें ये आपका सेंटर जो होता है वो काफी वीक होता है। तो कुछ बच्चों को समझ आ चुकी होगी। तो इसमें क्या होता है कि आपने कहना ये आपका स्टाइटी सेंटर होता है, ये मतलब कि जब आप खाना वगैरह खा लेते हो तो उसके बाद आप जो मतलब कि अब आपका पेट जो होता है वो फुल हो जाता है, तो आपको ये जो है वो आपका सेंटर जो होता है इसको गैरत आ जाती है। ये कहते हैं कि जनाब आपका मतलब कि मान लिया है कि जो घर है वो किसी और का है, लेकिन पेट तो आपका अपना ही है, तो अब आप खाना जो है वो बस करो खाना, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका सेंटर जो होता है ये आपका एक्टिवेट हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर ये जो आपका एरिया होता है डैमेज टू दिस एरिया, अगर ये जो आपका एरिया होता है ये डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से आपका ये जो एरिया होता है ये डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अब आपको जो स्टाइटी सेंटर है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब स्टाइटी सेंटर ही खत्म हो जाएगा तो आप जनाब क्या होगा, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगी, मतलब कि आपको आपका ये जो आपका लेटरल एरिया जो है वो तो सही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपका ये स्टाइटी सेंटर जो होता है वो खत्म हो चुका है, जिसने आपने आपको जो है लास्ट पे गहरा दिलानी थी कि आप खाना बस करो खाना, तो वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, अब जो है खाते ही रहोगी खाते ही रहोगी। तो अगर ये जो एरिया ये डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, आप जब हाइपरफेजिया मतलब आप बहुत ज्यादा खाते रहोगे, जब अब आपको हाइपरफेजिया होगा तो आपको क्या हो जाएगी, आपको ओबेसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपको एक तरह से ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है कि ये क्या है, आपको वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस या वेंट्रोमीडियल एरिया क्या है, ये स्टाइटी सेंटर है। इसको हम कहते हैं स्टाइटी, क्या मतलब होता है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस होती है। अगर ये जो एरिया होता है ये डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, आपको हाइपरफेजिया, यानी आप बहुत ज्यादा खाते रहोगे और आपको क्या हो जाएगी, आपको ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। जो आपका लेप्टिन होता है, ठीक है, जो आपका लेप्टिन हार्मोन होता है, जो आपका लेप्टिन न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो जो लेप्टिन न्यूक्लियस होता है ना, सॉरी, आपका जो लेप्टिन केमिकल होता है वो इस एरिया को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इस एरिया को क्या करता है, आपके जो वेंट्रोमीडियल एरिया होता है इसको स्टिमुलेट करता है और आपके वेट को कम करता है, डिक्रीज कर देता है, किसको, आपके वेट को। ऊपर मैंने लिखा कि जो आपका एक तरह से लेप्टिन होता है वो लेप्टिन एरिया जो होता है वो आपका क्या करता है, वो जाके उसको जनाब इनहिबिट करता है, लेटरल एरिया को जाके इनहिबिट करता है। लेकिन जो आपका लेप्टिन होता है वो इस एरिया को जाके स्टिमुलेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये आपका एक तरह से हंगर सेंटर है, ठीक है। ये आपका हंगर मतलब सॉरी ये आपका स्टाइटी सेंटर है, जिसकी वजह से जब उसको स्टिमुलेट करेगा तो आपको भूख जो जनाब मतलब स्टाइटी सेंटर वो खत्म हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगी, तो आपको एक तरह से सॉरी आपका जो स्टाइटी सेंटर जब वो एक तरह स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो अब भूख वगैरह आपको कम लगेगी, जब भूख वगैरह कम लगेगी तो आप कम खाओगे तो आपको वेट लॉस जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है कि लेप्टिन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। अक्सर जो आपके खान वगैरह होते हैं ना, खान लोगों में एक जो चीज जो होती है वो कॉमन होती है, एक तो उनमें क्या होता है, एक तो लोबिया होता है प्लस एक तो होते हैं उनमें चावल, ठीक है। लोबिया प्लस चावल, ठीक है। तो जब उनके सामने लोबिया आ जाए या उनके सामने चावल आ जाए ना, तो उनका ये जो आपका स्टाइटी सेंटर है या आपका ये जो एरिया होता है ये बिल्कुल मतलब खत्म हो जाता है, उनको सेंसेशन ऑफ फुलनेस तो आती ही नहीं है ना, वो खाते रहते हैं खाते रहते हैं। और अगर आपने जनाब किसी के पास जाना हो, ठीक है, अगर आपने किसी के पास जो है वो मतलब कि कोई आपका ऐसा दोस्त है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा कंजूस है, वो आपको जनाब अफ्तारी वगैरह नहीं करवाना चाहता, लेकिन किसी वजह से जनाब उसने गलती से आपको जनाब अफ्तारी के लिए बुला ही लिया है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, आप जनाब पहले से एक ग्रेलिन खा लो, ठीक है, जो ग्रेलिन की टैबलेट होती है वो खा लो। साथ आप जो ना ये आपको जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस होता है इस वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को जो है वो डैमेज करवा दो, ठीक है, किसी भी वजह से कहीं मर्जी चले जाओ कहीं टक्कर लगाओ, ठीक है, इस वेंट्रोमीडियल एरिया को जो है वो डैमेज करवा लो। जब ये डैमेज हो जाएगा, ऊपर से आपने ग्रेलिन खा लिया, तो आप बहुत ज्यादा खाते रहोगे और उसका जनाब वो दोबारा आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा कभी नहीं बुलाएगा, ठीक है। तो आपने इसको देख लेना है। अब हम आते हैं जो इसका तीसरा एरिया है, ठीक है, तीसरे एरिया के ऊपर आते हैं कि उसका क्या सीन होता है, और जिन लोगों का ये एरिया डैमेज हो जाता है ना, अगर आपको पता चल जाए कि यार उस बंदे में क्या है, कि उस बंदे में जो वेंट्रोमीडियल एरिया वो डैमेज है, तो आप कभी भी उसको अपने पास दावत के लिए मत बोलो। तो आपने कहना कि जब मतलब कि अगर आपको पता चल जाए ना कि कुछ लोगों के अंदर ये वेंट्रोमीडियल एरिया जो होता है ये डैमेज है,
तो आप कभी भी उनको अपने पास दावत के लिए मत बुलाएं। जब आप उनको दावत पे बुलाएंगे ना, तो तकरीबन वो आपका सारा जो खाना होगा वो खा जाएंगे और आप भूखे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है। फिर हम आते हैं इसका तीसरा एरिया के ऊपर, कि तीसरा एरिया कौन सा होता है। आपने कहना है कि जो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, कौन सा आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस, या इसको हम कहते हैं आपका एंटीरियर न्यूक्लियस। क्या आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस, या इसको हम एंटीरियर न्यूक्लियस के नाम से ही याद करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस या आपका एंटीरियर न्यूक्लियस में क्या सीन होता है, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये जो एरिया होता है ये क्या करता है, ये आपको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल कूलिंग, ठीक है। यानी कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, और वो कौन सा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर होता है, जो कूलिंग होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब कि जब आप जनाब बैठे होते हैं और जो आपको एक तरह से कूलिंग का एहसास होता है, जो आपको ठंडा का एहसास होता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, वो आपका इंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। जब आपको कूलिंग आती है, तो अब मुझे ये बताऊं, जो कूलिंग होती है वो आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। तो ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, क्योंकि जब आपको पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, जब आप रेस्ट पे होते हो, तो रेस्ट के ऊपर आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर आपको कूलिंग वगैरह मतलब किसका एहसास होता है। तो आपने कहना है कि ये क्या करता है, ये आपको रेगुलेट करता है, किसको, आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को, किसको, आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आपने इसके बारे में याद रखना है कि आपकी जो एंटीरियर न्यूक्लियस होता है हाइपोथैलेमस, ये आपकी कूलिंग को कंट्रोल कर होता है। और जब कूलिंग को कंट्रोल कर होता है, तो फिर आपने कहना कि ये आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या कर होता है, रेगुलेट कर होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ये आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को क्या कर होता है, कंट्रोल कर होता है, ठीक है। अब हम इसके मतलब कि जो फोर्थ नंबर पे आपका इसका न्यूक्लियस आता है या पोर्शन आता है, उसके ऊपर आते हैं जो आपका पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, जो आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस भी इसको कह सकते हो, या आप जो है वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी कह सकते हो, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो ये किसको कंट्रोल करता है, आपने कहना है कि ये जो होता है ये कंट्रोल कर होता है आपकी हीट को, ठीक है। ये इट कंट्रोल्स हीट, यानी कि जो जब आप भाग रहे होते हो, जब आप भाग रहे होते हो तो आपको क्या होती है, आपको बहुत ज्यादा पसीना, मतलब कि पसीना आता है, आपको बहुत ज्यादा लाइक गर्मी लगती है। तो वो कौन सा आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर होता है, वो आपका एक तरह से पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर होता है। इसका मतलब जो आपकी हीट वगैरह होती है वो आपकी सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है। तो आपने कहना है कि ये रेगुलेट्स करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, किसको, आपके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को, ठीक है। जब हम बेसिक पढ़ रहे थे फार्मा की हम बेसिक पढ़ रहे थे आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारी एक्सेप्शनल केसेस भी लिखवाए थे, मतलब कि कौन सा आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, कौन कहाँ पे आपके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जा रहे होते हैं, और अगर वो वहाँ कुछ आपके ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके सिंपैथेटिक फाइबर जा रहे होते हैं लेकिन उनमें एसिटाइलकोलिन होती है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, उनमें आपका जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो एक है, ठीक है, जिनके अंदर सिंपैथेटिक फाइबर तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड का भी कॉन्सेप्ट बताया था, और भी मैंने आपको बहुत सारे एरिया बताए थे, ठीक है। तो ये आपने उसमें आपने दोबारा से वहां से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो एक तो ये आपका हो गया आपका पोस्टीरियर न्यूक्लियस, यानी कि आपकी हीट को कंट्रोल करता है, जो आपका सिंपैथेटिक जो है वो एक्टिविटी है। फिर हम पांचवें नंबर के ऊपर आते हैं, जो पांचवा इसका एरिया है वो कौन सा है, तो वो उसको हम देखते हैं। आपने कहना है कि आपका सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, कौन सा आपका सुप्रा की आजमेटिक न्यूक्लियस, सुप्रा की आजमेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, सुप्रा की आजमेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। सुप्रा की आजमेटिक न्यूक्लियस, इसको हम SCN भी लिखते हैं, ठीक है। तो सुप्रा की आजमेटिक जो न्यूक्लियस होता है इसका क्या सीन है, आपने कहना है कि जो आपका सुप्रा की आजमेटिक न्यूक्लियस होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, यही आपको मेनली आपका MCQs आता है। वो कहते हैं कि आपका हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस का कौन सा ऐसा एरिया होता है जो मतलब कि आपकी सर्केडियन साइकिल, यानी कि जो आपका स्लीप साइकिल होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी, उसको कौन सा आपका हाइपोथैलेमस का कौन सा पोर्शन जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपने कहना सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। तो आपने कहना कि इट मेंटेन्स, ठीक है, आपने जो लिखनी है इसकी मतलब आपने कहना कि इट मेंटेन्स करता है या रेगुलेट्स करता है, ठीक है। इट मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है किसको, आपकी सर्केडियन साइकिल को, ठीक है। आपका सर्केडियन साइकिल का क्या मतलब होता है, मतलब कि आपका स्लीप साइकिल जो होता है, ठीक है, आपका स्लीप साइकिल होता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं आपके एक से
बायोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो आप सोते हो जागते हो, अपने टाइम पे उठ जाते हो, अपने टाइम पे सो जाते हो, वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर होता है। आप सबको पता होता है, मतलब एक लेमैन आदमी हो, ठीक है, एक लेमैन हो, ठीक है, उसको भी पता होता है कि यार आपको जो सोने का टाइम है, जागने का टाइम है, वो आपका हाइपोथैलेमस, सॉरी, आपका ब्रेन कंट्रोल कर होता है। तो लेकिन ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस। अगर हम मजीद स्पेसिफाई हो जाए कि हाइपोथैलेमस में कौन सा पार्ट, तो आपने कहना सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस जो होता है, वो आपकी स्लीप साइकिल को, सर्केडियन साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे ही हम स्लीप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हमने कुछ हार्मोन पढ़ने हैं, कुछ केमिकल पढ़ने हैं। जिन्होंने फार्मा पढ़ी थी, वहां पे मैंने इनको आपका सीएनएस की फार्मा के अंदर मैंने इनको बताया भी था। हमारे आपका मिलेटोनिन होता है, ओरेक्सिन होता है, ठीक है। फिर वहां पर रेमिल्टन की जो है वो वगैरह रेमिल्टन की होती थी, और आपकी इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स होती थी जो हम यूज कर रहे होते थे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे ना फार्मा दोबारा से, तो वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आपका मजीद जो आपका सर्केडियन साइकिल का कॉन्सेप्ट आएगा ना, ये हम जो कल या परसों इंशाल्लाह जब स्लीप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर वहां पे हम जो कंप्लीट इसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ आपने याद रखना है कि ये क्या करता है, सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस जो होता है, ये रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है, आपकी स्लीप साइकिल को, जिसको हम सर्केडियन साइकिल भी कहते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, जो कि आजकल हम सब का जो है वो खराब है माशाल्लाह। अब हम आते हैं, जो 5 एरिया हो गए इसके ऊपर, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके जो छठा एरिया होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसका क्या सीन होता है। इसमें होता है आपका सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। आपका क्या होता है, आपका सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कौन सा, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, जिसको हम SON भी कहते हैं, सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ठीक है। आपने बहुत से बच्चों को पता होगा कि आपका जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, ठीक है, कौन सा आपका हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि आपका क्या होता है कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वो आपके हाइपोथैलेमस यानी कि एडीएच, जो आप एडीएच की बात करें अगर, एडीएच जो होता है वो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और वो आ कहाँ से रहा होता है, वो सेंथिसाइज कहाँ से हो रहा होता है, वो आपके हाइपोथैलेमस से हो रहा होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से भी कौन सा एरिया होता है, वो होता है आपका सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस, ठीक है। कौन सा, हाइपोथैलेमस में जो एरिया होता है जिसको कहते हैं सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस, वो आपके एडीएच को सेंथिसाइज कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है, ठीक है, मैं आपको एक जो है वो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, और आपने लाजमी लाजमी इसको फोकस करना है, क्योंकि आप सबको पता होगा, आपने पढ़ी भी होगी कि सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस जो है वो एडीएच रिलीज करता है। लेकिन गाइटन एंड हॉल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होता है कि ये जो आपका सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस होता है, इट सेंथिसाइज, ये क्या करता है, जो आपकी गाइटन एंड हॉल है, उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है, आपने कहना जो सुपर chiasmatic न्यूक्लियस होता है, इट सेंथिसाइज एडीएच। ये एडीएच सेंथिसाइज करता है, लेकिन 90%, ठीक है, 90% जो होता है ये आपका एडीएच सेंथिसाइज करता है। और आपका ऑक्सीटोसिन, जो आपका ऑक्सीटोसिन आपको पता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन भी कहते हैं इसको, वो आपका 10% सेंथिसाइज करता है, ठीक है। आपने कहना सुप्रा chiasmatic न्यूक्लियस जो होता है ये मेनली आपके एडीएच को ही सेंथिसाइज करता है, लेकिन ये साथ साथ 10% ऑक्सीटोसिन को भी सेंथिसाइज जो होता है वो कर रहा होता है, ठीक है। और आपको पता है जो एडीएच होता है, ठीक है, जो एडीएच होता है वो क्या करता है, एडीएच जो होता है वो आपके मेनली दो काम करता है। एडीएच हेल्प इन, ठीक है, एडीएच जो होता है ये हेल्प करता है, एडीएच हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। ये मतलब कल आपको बताया था उसमें, जब हम पढ़ रहे थे ऑर्गेना वस्कुलोसम लैमिना टर्मिनलिस के, ये क्या करता है, एडीएच हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर, यानी कि आपके वाटर को रिटेंशन करवाता है। किस तरह, मतलब कि आपके वाटर की रिटेंशन करवाता है, मैंने बताया था V2 रिसेप्टर ऑन द कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी, यानी कि ये क्या करता है, ये आपकी जो किडनी होती है उनके जो आपके कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं, और कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के जो प्रिंसिपल सेल्स होते हैं उनके ऊपर V2 रिसेप्टर्स होते हैं आपके एडीएच के। तो ये वहां पे एक्ट करते हैं, एक्वापोरिन्स बनाता है, और उसके थ्रू आपके वाटर की रिटेंशन करवाता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि एडीएच हेल्प इन retention of water by acting on V2 receptors which are present on the collecting tubules और प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑन द किडनी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर इसका जो दूसरा काम होता है एडीएच हेल्प इन, एडीएच जो होता है हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, आपके एक तरह से हेल्प इन वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या करवाता है, जो आपकी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उसमें भी, यानी कि आपकी जो वेसल्स होती है उनको कंप्रेस करने का भी काम करता है। किस तरह, ये आपके V1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो आपके एडीएच होते हैं इसको हम आपके एक तरह से एडीएच इज आल्सो नोन एज, एडीएच को हम कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं आपको, वेजोप्रेसन, ठीक है। क्या कह रहे होते हैं, आपके वेजोप्रेसन भी कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये आपने देखना है कि यार जो आपका सुप्रा क्लाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है ये आपके हाइपोथैलेमस में होता है, और हाइपोथैलेमस ये क्या करवाता है, ये आपके एडीएच को सेंथिसाइज करवाता है 90%, और ऑक्सीटोसिन को 10% सेंथिसाइज करवाता है। एडीएच जो होता है वो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, वहां पे वाटर की रिटेंशन करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और आपके यूरिन आउटपुट को कम करता है। आपके एडीएच जो होता है वो आपकी ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और आपको इसकी वजह से वेजोप्रेशन कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो आपका लाइक होता है ना, मतलब कि ऑर्गेनम वस्कुलोसम लैमिना टर्मिनल, ओवीएलटी, ठीक है, ऑर्गेनम वस्कुलोसम लैमिना टर्मिनलिस हमने पढ़ा था। वो आपके किसके ऊपर होता था, वो आपके हाइपोथैलेमस के ऊपर होता था, और यहाँ पे आपका ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है वो मिसिंग होता था। फिर ये क्या करता था, ये जनाब आपकी जो सीरम ओस्मोलैरिटी उसको सेंस करता था। ठीक है, सेंस करने के बाद जब आपकी सीरम ओस्मोलैरिटी अगर ज्यादा होती थी, यानी कि आपका फ्लूइड कम होता था, तो ये आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता था, हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज करता था। अब आप मजीद स्पेसिफाई हो जाए कि आपका जो ओवीएलटी होता है वो आप कि मजीद आपका हाइपोथैलेमस के कौन से एरिया को स्टिमुलेट करता है, वो होता है आपका सुप्रा क्लाज्मेटिक न्यूक्लियस। वहां पे हमने सिर्फ पढ़ा था कि ओवीएलटी जो होता है वो आपके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं, एडीएच रिलीज करवाते हैं। अब आपने मजीद स्पेसिफाई हो जाना है कि आपका ओवीआरटी मजीद जो होता है वो सुप्रा क्लाज्मेटिक न्यूक्लियस को जनाब स्टिमुलेट करता है, और वहां से आपके एडीएच जो होता है वो बनाता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा। अब हम इसके जो सातवां एरिया के ऊपर आते हैं, जो सातवां एरिया होता है वो कौन सा होता है, आपने कहना जिसका 7th नंबर पे एरिया होता है वो था आपका पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। कौन सा, आपका एक तरह से पेरी वेंट्रिकुलर जो होता है आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कौन सा, आपका पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जिसको हम पेरी पीवीएन भी कहते हैं, पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये जो पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है इसके बारे में आपने याद रखना है, सुप्रा ऑप्टिक, कौन सा, सुप्रा, हाँ सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बोल रहा है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपने कहना है कि जो आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, सुप्रा, हाँ वहां पे यार क्या हो गया, ये सुप्रा क्लाज्मेटिक न्यूक्लियस ही है। सुप्रा क्लाज्मेटिक न्यूक्लियस जो होता है ये आपके सर्केडियन रिदम को रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, जो आपका सुप्रा क्लाज्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो आपके इसको रेगुलेट कर रहा होता है, स्लीप साइकिल को। जबकि जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है वो आपके एडीएच को सेंथिसाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो आपने इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपका, आपके एक तरह से पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस का क्या सीन होता है। ठीक है, आपने जो लिखना है वो होगा आपका एक तरह से, सर आपके क्या होता है, आपकी पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, कौन सा, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जिसको हम पीवीएन भी कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो आपका पैरा, आपका एक तरह से जो पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, ये सेंथिसाइज करता है, इट सेंथिसाइज। ठीक है, आपने कहना ये सेंथिसाइज करता है किसको, ऑक्सीटोसिन को। ये ऑक्सीटोसिन को जो है वो सेंथिसाइज करता है 90%, 90% ऑक्सीटोसिन को सेंथिसाइज करता है, और एडीएच को 10% जो है वो सेंथिसाइज करता है। ठीक है, 10% जो होता है वो एडीएच को सेंथिसाइज करता है। आपने ये याद रखना है कि जो आपका पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है ये ऑक्सीटोसिन को 90% सेंथिसाइज करता है, और एडीएच को 10% जो होता है वो सेंथिसाइज करता है। ये जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ये ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि ये आपकी जो ब्रेस्ट होते हैं वहां से मिल्क की इजेक्शन में हेल्प करता है। क्या आपने लिखना है कि इट हेल्प इन मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मिल्क इजेक्शन। लेकिन मिल्क की प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन का काम है, मिल्क इजेक्शन किसका काम है, आपकी ऑक्सीटोसिन का काम है। हेल्प इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम दी ब्रेस्ट। ठीक है, आपकी जो ब्रेस्ट होती है, ठीक है, उनमें क्या होता है, मिल्क की इजेक्शन करवाना, और इसको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कहते हैं मिल्क लेट डाउन आपका रिफ्लेक्स। ठीक है, आपने क्या लिखना है, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, आपका मतलब कि एमसीक्यूज आता है, वो कहते हैं कि जो आपका मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स है वो ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स को जो है वो रेगुलेट कर होता है, तो आपने कहना है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये आपने कहना है एक तो ये आपका मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स जो होता है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा ये क्या करवाता है, आपकी यूटीराइन की क्या करवाता है, जो आपकी यूट्रस होती है उसकी कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपकी यूट्रस होती है इसकी 3 लेयर्स होती है, कौन सी, आपकी पेरीमीट्रियस होती है, मेसोमीट्रियम होती है, और आपकी आपकी एक्टो आपकी एंडोमीट्रियम होती है, एंडोमीट्रियम होती है, मायोमीट्रियम होती है, और आपकी एक्टोमीट्रियम होती है। ठीक है, जो आपकी आपकी एक तरह से जो मस्कुलर लेयर होती है वो आपकी मायोमीट्रियम होती है, जो दरमियान वाली यूट्रस की जो दरमियान वाली लेयर होती है ना मायोमीट्रियम, वो आपकी आपकी मस्कुलर लेयर होती है। तो ये क्या करता है, इस आपकी मायोमीट्रियम को जो जाके या वहाँ पे आपकी मायोमीट्रियम को जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो मायोमीट्रियम जो दरमियान वाली मस्कुलर लेयर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
तो आपकी जो डिलीवरी होगी उसको ईजी बना देगा। ठीक है, तो ये थे आपके 7 एरिया पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना कि इसका क्या सारा सीन होता है। अब एक और एरिया जो जहाँ पे रह गया है वो होता है आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, जो लास्ट पे है वो कौन सा है, वो आपका जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वो होगा आपका एक तरह से प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। कौन सा, आपका एक तरह से ऑप्टिक प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का क्या सीन होता है। देखिए, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को आपने याद रखना है कि ये जो आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है, ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करता है, ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है ना, ये आपके हाइपोथैलेमस में होता है। और ये क्या करवाता है, आपके हाइपोथैलेमस में क्या करवाता है, तो आपने कहना है कि ये जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, ये क्या करवाता है, रिलीज कराता है गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको पता है ना कि आपके हाइपोथैलेमस जो होता है वो गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, फिर वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है, गुनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट कर एफएसएच और एलएच बनाता है। तो वो आपके हाइपोथैलेमस का कौन सा एरिया होता है, आपने कहना प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, जो आपका आपके जीएनआरएच को क्या करता है, रिलीज करता है। जब आपका जीएनआरएच आ जाता है, ये किसके पास आता है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है। किसके पास, ये आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके पास आता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या पड़े होते हैं, आपके कुछ सेल पड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं आपके गुनेडोट्रोप्स। क्या कहते हैं, आपके गुनेडोट्रोप्स कहते हैं। ये उन गुनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे ये गुनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, आपका जीएनआरएच, तो वहां से क्या रिलीज करवाएगा, वहां से जनाब रिलीज करवाएगा आपके एफएसएच प्लस आपके एलएच जो होगा उसको रिलीज करवाएगा। अब ये एफएसएच और एलएच क्या करेगा, जब ये फीमेल में आएंगे तो फिर क्या करेंगे, अगर ये आपके मेल में आएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो आपने कहना जब ये आपके एफएसएच और एलएच आपकी फीमेल में आ जाएंगे तो ये क्या करवाएंगे, वहां से एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन करवाएंगे। क्या, आपके एस्ट्रोजन की प्लस जो आपका प्रोजेस्टिरोन होता है। ठीक है, जो आपका एस्ट्रोजन होता है प्लस प्रोजेस्टिरोन की प्रोडक्शन करवाएंगे। अगर ये आपके मेल में होंगे तो मेल में क्या करवाएंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, आपके स्पर्म जो होंगे उनकी प्रोडक्शन करवाएंगे। और फिर ये क्या करेंगे, ये आपके टेस्टोस्टिरोन जो होंगे, टेस्टोस्टिरोन जो होंगे उन टेस्टोस्टिरोन की जो होगा वो प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, आपका जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ये आपके हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, ये क्या करवाता है, ये आपके गुनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को जो है वो रिलीज करवाता है, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं, गुनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट करते हैं, एफएसएच और एलएच जो है रिलीज करवाते हैं। फीमेल में अगर होंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिरोन करवाएंगे, मेल में होंगे तो स्पर्म की प्रोडक्शन, टेस्टोस्टिरोन की प्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपने कहना है। तो इसी वजह से जो आपका जो होता है ना, आपका एक तरह से प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, इस प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को हम कह रहे होते हैं आपका सेक्सुअल डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। जो इसका दूसरा नाम है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका सेक्चुअली, इसको हम कहते हैं सेक्चुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। ठीक है, सेक्चुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस, सेक्चुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने इसको लिख लेना है कि इसको हम कहते हैं सेक्चुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस। सेक्चुअली डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके जो आपके सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर रहे होता है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। अब हम आते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या लिखा हुआ है। वो कहता है कि ये जो आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ये आपके टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसने बात लिखी हुई है। वो कहते हैं कि यार ये जो आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है, ये जो आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जब आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ होती है, लाइक आपकी जो गेस्टेशनल पीरियड होता है ना, ठीक है, उसमें क्या बनता है, उसमें आपके नेक रीजन के ऊपर एक चीज बनती है जिसको हम कहते हैं आपकी ओल्फैक्टरी। ठीक है, क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ठीक है, ओल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं या आपकी एक तरह ओल्फैक्टरी पिट भी कहते हैं। ठीक है, आपने देख लेना, इसकी पिक्चर भी वगैरह देख लेनी है आपने। ठीक है, तो वहां पे आपकी नेक रीजन के ऊपर ओल्फैक्टरी बल्ब बनता है। ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है ना, ये क्या कराता है, ये जनाब आपके इस आपकी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को बनाता है। ठीक है, आपकी जो एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ होती है गेस्टेशनल पीरियड के दौरान, ओल्फैक्टरी बल्ब एक स्ट्रक्चर होता है जो आपकी बेबी की नेक रीजन पे बनता है, ये आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस बनाता है। अब जब प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस बन जाता है तो वो सारे आपके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो आपके बनाता है। ठीक है, और ये सारी कंडीशन जो होता है वो करवा रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, ये पेशेंट है, उसके अंदर जब ओल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो सही तरह नहीं बने। जब ओल्फैक्टरी बल्ब सही तरह नहीं बनेंगे तो अब आपके प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है वो सही तरह नहीं बनेगा। जब प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस सही तरह नहीं बनेगा ना, तो ये जो पेशेंट होते हैं इसमें जितने भी सेक्स हार्मोन होंगे, क्या होंगे, आपके जो सेक्स हार्मोन होंगे वो क्या होंगे, वो बहुत ज्यादा कम होंगे। क्या होंगे, एक सेक्स हार्मोन कम होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपके एन ओस्मिया होते हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपका दिया हुआ सेंट्रो, इसको हम कहते हैं एन ओस्मिया, क्योंकि जो ओल्फैक्टरी बल्ब होता है ना,
इसमें साथ साथ आपकी ओल्फैक्शन का भी काम करना होता है, यानी कि आपकी स्मेल वगैरह का जो सूंघने का जो काम होता है वो भी आपके ओल्फैक्शन, आपके ओल्फैक्टरी बल्ब ने करवाना होता है फ्यूचर में। तो जब ये सही तरह नहीं बनेगा तो आपको एनोस्मिया हो जाएगा। तो इस सारी कंडीशन को कहते हैं कालमैन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? कालमैन सिंड्रोम कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वो कहेंगे कि एक पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, उसको प्राइमरी अमेनोरिया, अगर फीमेल की बात करें वो कहते हैं उसमें प्राइमरी अमेनोरिया है, ठीक है, वो सारी कंडीशन वो बता दे, ठीक है, और फिर वो कहे कि उसके जितने भी सेक्स हार्मोन है वो कम है, और ठीक है, और फिर वो कहेगा जनाब ये जो पेशेंट है इसको जो है वो जो स्मेल करने की सेंसेशन है वो भी कम है, जो आपकी स्मेल करने की सेंसेशन वो भी खत्म है। तो आपने कौन सा सिंड्रोम, आपका कौन सा डायग्नोज होगा? तो आपने कहते हैं कालमैन सिंड्रोम, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका ये सारा कॉन्सेप्ट आता है। तो ये थे आज आपके हाइपोथैलेमस। अब मुझे जल्दी से बता दें, आपको हाइपोथैलेमस की समझ आ गई है या किसी को कोई कंफ्यूजन है?